कराना है सर हम लोग। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें जो आखिरी चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए। आप अंतर्राष्ट्रीय एक मिनट चल क्यों नहीं रहा। आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न पहलुओं के बारे में ही मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक में पढ़ चुके हैं। अब देखो ट्रेड व्रेड को लेकर है, और अब क्या ट्रम्प आया तो देख लेना पक्का क्वेश्चन बनेगा। GS2 में भी बनने के चांस रहेंगे और GS3 में भी रहेगा, क्योंकि टैरिफ वेरिफ लगाएगा ये सारी चीज़ें। आपकी बात US को लेके PT में भी याद रखना कि जैसे US में जितना भी अपडेशन हो रहा है ना, जैसे मोनिका से भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था US एड क्या है, ये सब याद रखना। PT में ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे, तो अच्छे से कर लेना उन चीज़ों को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए परस्पर लाभदायक है, क्योंकि कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। हाल के ही वर्षों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने मात्रा संगठन के साथ साथ व्यापार की दिशा के संबंध में आमूल परिवर्तनों का अनुभव किया है। यद्यपि विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कुल मात्रा का केवल 1% है, तथापि विश्व की अर्थव्यवस्था में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी देखो डाटा तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये थोड़ा एक बार समझ लो बस। पर जो है क्वेश्चन इसमें जो है क्योंकि डाटा पुराने हैं तो डाटा से ऐसे UPSC क्वेश्चन पूछती नहीं है, पर थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बस। आइए भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते प्रारूप की पड़ताल करें। वर्ष 1950 से 51 में भारत का वैदेशिक व्यापार का मूल्य 1214 करोड़ रुपये था, जो कि वर्ष 2016 में बढ़कर 44,029 नहीं कितना हो गया ये 44,29,762 करोड़ रुपये हो गया है। क्या आप 1950 से 51 के मुकाबले 2016 की प्रतिशत में वृद्धि का परिकलन कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो ये नीचे आ जाएगा 1214 करोड़, और इन दोनों का माइनस आएगा, जो बचेगा इंटू 100। विदेशी व्यापार में तीव्र वृद्धि के अनेक कारण हैं, जैसे कि विनिर्माण के क्षेत्र में संवेगी या गतिशील उठान, सरकार की उदार नीतियाँ तथा बाजारों की विविध रूपता आदि। समय के साथ भारत के विदेशी व्यापार की प्रकृति में बदलाव आया है। यद्यपि यहाँ पर आयात और निर्यात दोनों की ही मात्रा में वृद्धि हुई है, परंतु निर्यात की तुलना में आयात का मूल्य अधिक है। तो ये चीज़ बहुत ही वो है कि भारत ज़्यादा आयात करता है, निर्यात अपना उतना नहीं कर पाते, इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमेशा नेगेटिव रहता हो। भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप। वर्ष 2012-13 से 2016 तक दौरान भारत के विदेश व्यापार में निर्यात और आयात के बीच का अंतर फैलाव तो वही है। ये देखो आयात बहुत ज़्यादा है, निर्यात कम है, तो वो तो अपन ऐसे भी जानते हैं। अब ये देखो पुराना डाटा तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देखो मैं बोल रहा था ना बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा नेगेटिव रहता है। एक बार UPSC ने क्वेश्चन पूछा था 2020 में, उस टाइम लॉकडाउन के कारण क्या था कि ज़्यादा अपन इम्पोर्ट कर ही नहीं पा रहे थे, तो वो पॉजिटिव आ गया था। UPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया, फिर उसके बाद में हटाना पड़ा उस क्वेश्चन को, क्योंकि उस कंडीशन के लिए वो परफेक्ट क्वेश्चन था ही नहीं वो। और अपन जो है निर्यात कौन कौन सा करते हैं? कृषि संवर्गीय उत्पाद हो गया, अयस्क हो गया, खनिज हो गए, विनिर्मित वस्तु हो गए, पेट्रोलियम अपरिष्कृत उत्पाद हो गए, अन्य वस्तुएं। तो देखोगे तो अभी जो इकोनॉमी सर्वे आया ना, वो उसमें सारे डाटा मिलेंगे आप लोगों को। थोड़ा बहुत ऐसे आइडिया होना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चल रहा है, एक थोड़ा बहुत समझने के लिए बस। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के संगठकों में समय के साथ बदलाव आए। इसमें कृषि तथा संवर्गी उत्पादों का हिस्सा घटा है, जबकि पेट्रोलियम तथा अपरिष्कृत उत्पादों एवं अन्य वस्तुओं में वृद्धि हुई है। अयस्क खनिजों तथा निर्मित सामानों का हिस्सा वर्ष 2009-10 से 2010-11 तथा 2015-16 से 2016-17 तक व्यापक तौर पर लगातार स्थिर सा रहा। परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट का मुख्य कारण मुख्यतः कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है। कृषि उत्पादों के अंतर्गत कॉफ़ी, काजू, दालों आदि जैसी परंपरागत वस्तुओं की निर्यात में गिरावट आई है। हालांकि पुष्प कृषि उत्पाद, ताजे फलों, समुद्री उत्पादों तथा चीनी आदि की निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र ने भारत के कुल निर्यात मूल्य में अकेले 73.6% की भागीदारी अंकित की है। चीन तथा अन्य पूर्वी एशियाई देश हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्धी है। भारत के विदेश व्यापार में मणिरत्नों तथा आभूषणों की एक व्यापक हिस्सेदारी है। तालिका दिया है उसमें छोड़ो। भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप। 2018 का क्वेश्चन देखोगे ना आप, तो उसमें से पूछा था मतलब कंपोजिशन क्या है या डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड क्या है, ये 2 क्वेश्चन थे। ऐसे तो कुछ थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। अब उनकी चीज़ों का आयात करते हैं, कौन सी चीज़ों को निर्यात करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है। भारत ने 1950 में 1960 के दशक में खाद्यान्नों की गंभीर कमी का अनुभव किया है। उस समय आयात की प्रमुख वस्तुएं खाद्यान्न, पूंजीगत माल,
मशीनरी, उपकरण आदि थे। उस समय भुगतान संतुलन बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि आयात प्रतिस्थापन के सभी प्रयासों के बावजूद आयात निर्यातों से अधिक थे। 1970 के दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने पर खाद्यान्नों का आयात रोक दिए गए, लेकिन 1973 में आए ऊर्जा संकट से पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में उछाल आया, फलतः आयात बजट भी बढ़ गया। खाद्यान्नों के आयात की जगह उर्वरकों में पेट्रोलियम ने ले ली। मशीन एवं उपकरण, विशेष स्टील, खाद्य तेल तथा रसायन मुख्य रूप से आयात व्यापार की रचना करते हैं। अभी दिखाया गया कितना क्या है, पुराना डाटा तो कोई मतलब है नहीं अपने लिए। तालिका में आयात के बदलते पारों का परीक्षण किए थे, उसमें हुए परिवर्तनों को समझने का प्रयास करें। तो इसमें क्या है कि मतलब सबसे ज़्यादा किसका होगा, विनिर्माण सामान का है, थोड़ा बहुत वो देख सकते हो और कोई बहुत। फिर देखो ये तालिका ये है, तो इसमें देखो खाद्य तथा संबंधित वस्तुएं, इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है जो आयात कर रहे हैं अपन। ईंधन का, कोयला, फ्यूल, इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उर्वरक का देखोगे तो ये कम हो रहा है, तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी था एक बार। पेपर बोर्ड, विनिमय, न्यूज प्रिंट, इसका भी लगभग बढ़ रहा है, इसका तो पूंजीगत वस्तुएं इनका कम हुआ है, मतलब वो बैलेंस जैसा ही है। तालिका अर्पण दर्शाती है कि पेट्रोलियम तथा उसके उत्पादों के आयात में तीव्र वृद्धि हुई है। इसे न केवल ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया गया है, बल्कि इसका प्रयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी होता है। इससे बढ़ते हुए औद्योगिकरण और बेहतर जीवन स्तर का संकेत मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इसकी कदाचित मूल्य वृद्धि भी एक अन्य कारण रही है। निर्यात विमुख उद्योगों एवं घरेलू क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग के कारण पूंजीगत वस्तुओं के आयात में एक स्थिर वृद्धि होती रही है। गैर विद्युतीय मशीनरी, परिवहन उपकरण, धातुओं के विनिर्मित तथा मशीनी औजार आदि पूंजीगत वस्तुओं की मुख्य मदें होती थी। आज भी देखोगे तो भारत ज़्यादा है ना, ये बड़ी बड़ी मशीनें होती है, आज भी इम्पोर्ट ही करना पड़ता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। खाद्य तेलों के आयात में आई गिरावट के साथ खाद्य तथा समवर्गीय उत्पादों के आयात में कमी आई है। भारत के आयात में अन्य प्रमुख वस्तुओं में मोती तथा उपरत्नों, स्वर्ण, चांदी, धातु में अयस्क तथा धातु छीजन, अलौह धातुएं तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आदि आते हैं। पर 2016-17 के बाद कुछ प्रमुख वस्तुओं के आयात के विवरण तालिका 11.5 में दिए गए हैं। इधर होगी, ये भी देखो अपन आयात करते हैं। उर्वरक विनिर्मित, खाद्य तेल हो गया, लुगदी तथा अपशिष्ट पेपर, अलौह धातु, लोहा तथा इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद, मोती, बहुमूल्य, अल्प मूल्य रत्न, रासायनिक, फार्मा उत्पाद और रासायनिक उत्पाद। तालिका 11.5 के आंकड़ों के आधार पर कुछ क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। आरोही क्रम में अथवा आरोही क्रम में सभी वस्तुओं का क्रमबद्ध ढंग से सूचीबद्ध करें और बाद के 2016-17 के आयात सूची के प्रमुख 5 वस्तुओं के नाम लिखें। इस टाइप क्वेश्चन यूपीएससी से पूछता नहीं है, अपन जैसे पीछे विशेष दोगे ना वहाँ पूछ लेता है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है इकोनॉमी सर्वे जो आते हैं। भारत एक कृषि की दृष्टि से समृद्ध देश होते हुए भी खाद्य तेलों और दालों का आयात क्यों करता है? अगर 2019 का क्वेश्चन देखोगे तो आया था कि अपन किस चीज़ों का आयात कर रहे हैं, तो उस टाइम दाल ही उसका आंसर था। 2019 का क्वेश्चन देखना जाके। 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं को तथा 5 सबसे कम महत्वपूर्ण वस्तुओं को चुनकर उन्हें दरनार रख दीजिए। ये सब वो बता रहा है कि क्या पाया सूची में कुछ ऐसे मदों को पहचान सकते हैं जिनके विकल्प भारत में विकसित किए जा सकते हैं। पॉम ऑयल का जैसे इसीलिए क्वेश्चन पूछा। व्यापार की दिशा, ये 2018 में क्वेश्चन बना था, जाके देखना 2018 का क्वेश्चन है। अब ये ऐसा नहीं कि आप यहाँ से आप आइडिया लगा रहे हो, आपको इसके लिए इकोनॉमी सर्वे देखना पड़ेगा और उसमें ये चैप्टर है भी, जाके देखोगे। और मैंने बोला तो 20-20 पेज थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ सकते हो उसको। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो जरूर पढ़ना चाहिए। बात की व्यापारिक संबंध विश्व के अधिकांश देशों में प्रमुख व्यापारिक गुटों के साथ है। वर्ष 2016-17 के दौरान क्षेत्रानुसार उप क्षेत्रानुसार व्यापार तालिका 11.6 में दिया हुआ है। तो देखो आयात कहाँ से करना सबसे ज़्यादा, एशिया और आसियान से ज़्यादा है। तो एशिया में क्या हो, चाइना वाइना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यूरोप है, ठीक है। फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, फिर लैटिन अमेरिका है, फिर अफ्रीका है। तो ये चीज़ थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बस। भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री और वायु मार्गों द्वारा संचालित होता है। हालांकि विदेशी व्यापार का छोटा सा भाग सड़क मार्ग द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी पड़ोसी राज्यों में सड़क मार्ग द्वारा किया जाता है। समुद्री पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, प्रकृति ने हमें एक लंबी तटरेखा प्रदान की है। जल सस्ते परिवहन के लिए एक सपाट तल प्रदान करता है। समुद्री यात्राओं के भारत में 1 मिनट ये रह गया था क्या,
कोई नहीं, इधर देखो एक बार। एक लंबी परंपरा रही है, यहाँ तक कई स्थानों के साथ साथ उपनाम पतन जुड़ा हुआ है। भारत में समुद्री पतनों का एक रोचक तथ्य है कि इसके पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर अधिक पतन है। ये चीज़ याद रखना, इसका भी कारण है, क्योंकि पूर्वी तट पर याद रखना कि जो ये नदियाँ बहती है ना, वो गाद लेके जाती है, ठीक है। पर जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है वो घाटियों में बहती है, तो वह घात नहीं लेके जा पाती, तो ये चीज़ भी याद रखना। भारत का उद्देश्य आगामी 5 वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को दोगुना करने का है। इसने इस दिशा में पहले से आयात उदारीकरण, आयात करों में कमी, डी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया तथा उत्पाद के 100 पेटेंट में बदलाव तथा आदि अनुकूल उपाय अपनाए शुरू किए हैं। तो ये अभी भी है, भारत अभी भी अपना डबल नहीं कर पाया, तो अभी भी ये चीज़ फैक्टर काम आते हैं। अभी देखो पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, चेन्नई है, यहाँ पे तुतीकोरन है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। कोच्चि, मंगलोरम, मरगोमुई गोवा में है, मुंबई है, कांडला गुजरात में है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था 2023 का क्वेश्चन। यद्यपि भारत में पत्तनों का उपयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है, तथापि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में पत्तनों को उभरना, यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, यूरोपीय व्यापारियों का आगमन तथा अंग्रेजी द्वारा भारत के उपनिवेशीकरण के बाद महत्वपूर्ण बना। इसी कारण देश में पत्तनों के आकार और गुणवत्ता में विविधता आई है। यहाँ पर कुछ पत्तन ऐसे हैं जिनके पास विस्तृत प्रभाव क्षेत्र है, जबकि कुछ के पास सीमित प्रभाव क्षेत्र है। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख और 200 छोटे या मझले पत्तन हैं। तो ये जो 12 जो प्रमुख पोर्ट है ना, इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, पिछले क्वेश्चन पूछा भी है पीटी में। ये प्राकृतिक पतन जो होते हैं सर, वो क्या होते हैं? प्राकृतिक ये होते हैं कि जो नेचुरली वहाँ पे जैसे गड्ढा रहता है वहाँ पे, मतलब अलग से मिट्टी विट्टी निकाल के बनाना नहीं पड़ता है। जैसे मैं यही तो अपन अभी देखें तो स्टार्टिंग क्या पढ़े कि जो पूर्वी की तरफ है कि नदियाँ गाद वाद लाती है, तो अब स्वाभाविक सी बात है, समुद्र होगा ना, तो यहाँ का जो एरिया गाद के कारण भर जाता है, हल्का सा ही ऊपर में पानी रहता है, तो वहाँ पे फिर पोर्ट बनाना होगा, तो उसके लिए मिट्टी निकालना पड़ेगा ही। वहीं पश्चिम की तरफ क्या होता है कि नदियाँ घाटियों में बहती है, गाद लाती नहीं है, तो उससे क्या होता है कि वो गहरे होते हैं, तो वहाँ पर अलग से खुदाई नहीं करनी पड़ती। तो प्राकृतिक वही होता है। प्रमुख पत्तनों के संबंध में केंद्र सरकार नीतियां बनाती है तथा नियामक क्रियाओं को निभाती है। ये चीज़ याद रखना, इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना कि जो प्रमुख पोर्ट है उनका केंद्र सरकार के अंडर आते हैं। छोटे पत्तनों के लिए राज्य सरकारें नीतियां बनाती हुए नियामक क्रिया निभाती है। प्रमुख पत्तन कुल यातायात के बड़े हिस्से का निपटान करती है। अंग्रेजों ने इन पत्तनों का उपयोग उनके पृष्ठ प्रदेशों के संसाधनों के अवशोषण केंद्र के रूप में किया था। आंतरिक प्रदेशों में रेलवे के विस्तार ने स्थानीय बाजार को क्षेत्रीय बाजारों और क्षेत्रीय बाजार को राष्ट्रीय बाजार तथा राष्ट्रीय बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की सुगमता प्रदान की। यह प्रवृत्ति 1947 तक बनी रही। यह अपेक्षा की गई थी कि देश की स्वतंत्रता इस प्रक्रम को उलट देगी, परंतु देश के विभाजन से भारत के 2 अति महत्वपूर्ण पतन अलग हो गए। पहला था कराची पतन, पाकिस्तान में चला गया, और चिटगांव पतन तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश में चला गया। इस क्षतिपूर्ति के लिए अनेक नए पतनों को विकसित किया गया, जैसे कि पश्चिम में कांडला तथा पूर्व में हुगली नदी पर कोलकाता के पास डायमंड हार्बर का विकास हुआ है। इस बड़ी हानि के बावजूद देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय पतन निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। आज भारतीय पतन विशाल मात्रा में घरेलू के साथ साथ विदेशी व्यापार को निपटान कर रहे हैं। अधिकतर पतन आधुनिक अवसंरचना से लैस है। पहले पतनों के विकास व आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी सरकारी अभिकरणों पर थी, लेकिन काम के बढ़ने और इन पतनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पतनों के समकक्ष बनाने की आवश्यकता ने भारतीय पतनों के आधुनिकीकरण के लिए निजी उद्यमों को आमंत्रित किया है। तो ये चीज़ याद रखना कि अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वहाँ पे। आज भारतीय पतनों का नौबार निपटान की क्षमता 1951 में 20 मिलियन टन से 2016 में 837 मिलियन टन से अधिक बढ़ गई थी। अपने पृष्ठ प्रदेशों के साथ कुछ भारतीय पतन अग्रलिखित है। अब देखो ये चीज़ याद रखना, और यही यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था 2023 वाला क्वेश्चन। तो मेरा मत देखो यूपीएससी एनसीईआरटी से ही पूछता था, कोई से भी ईयर का पेपर उठा के देखो, पर वही है कि एनसीईआरटी को चैप्टर चल रहा है, ये 11 चैप्टर चल रहा है। 12 क्लास 12 या 11 12th वाली? अरे 12th वाली है, खत्म होने वाली, ज्योग्राफी आज खत्म हो जाएगी। कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित कांडला पतन को देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग की जरूरतों को पूरा करने और मुंबई पतन पर दबाव को घटाने के लिए एक प्रमुख पतन के रूप में विकसित किया गया। इस पतन को विशेष रूप से भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया। वाडीनार में एक अपतटीय टर्मिनल विकसित किया गया ताकि कांडला पतन के दबाव को घटाया जा सके। पृष्ठ प्रदेश की सीमाओं को चिन्हांकन मुश्किल होता है क्योंकि यह क्षेत्र पर सुविस्तीर्ण नहीं होता है। अधिकतर मामलों में एक पतन का पृष्ठ प्रदेश दूसरे पतन के पृष्ठ प्रदेश का अतिव्यापन कर सकता है।
अब देखो मुंबई ये भी एक वो है नेचुरल। मुंबई एक प्राकृतिक पतन है, देश का सबसे बड़ा पतन है। यह पतन मध्य पूर्व भूमध्य सागरीय देशों, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग के निकट स्थित है, जहाँ से देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित किया जाता है। यह पतन 20 किलोमीटर लंबा तथा 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें 54 गोदियाँ और देश का विशालतम टर्मिनल है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भाग ये मुंबई नहावा सेवा, ये कौन सा है? कौन सा वो, है? मुंबई है। हाँ वही जवाहरलाल नेहरू पतन शायद। नहीं, ये अलग है। मुंबई पतन की पृष्ठभूमि की रचना करते हैं। जवाहरलाल नेहरू पतन को नहावा सेवा में मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए एक अनुषंगी पतन के रूप में विकसित किया गया। ये अलग है और इसके दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है। यह भारत का विशालतम कंटेनर पतन। अब देखो यही चीज़ है, और यही यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा था, जाके देखो। और इससे पहले वाले चैप्टर में जो मैं कल परसों जो पढ़ाया था, उसमें राज्य राष्ट्रमार्ग वाला जो क्वेश्चन आया था वो वहाँ से है। अभी देखो, जुआरी नदमुख के मुहाने पर स्थित मर्मगांव पतन गोवा के एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये चीज़ याद रखना किस नदी पे बना है। जापान को लोहे के निर्यात को निपटान करने के लिए 1961 में हुए पुनः प्रतिरूपण के बाद इसका महत्व बढ़ा है। कोंकण रेलवे ने इस पतन के पृष्ठ प्रदेश में महत्वपूर्ण विस्तार किया है। कर्नाटक, गोवा तथा दक्षिणी महाराष्ट्र इसकी पृष्ठभूमि की रचना करते हैं। न्यू मंगलोर पतन ये कर्नाटक में स्थित है और लोहे अयस्क और लौह सांद्र की निर्यात की जरूरतों को पूरा करता है। यह पतन भी उर्वरकों, पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य तेलों, कॉफ़ी, चाय, लुगदी, सूत, ग्रेनाइट, पत्थर, शीरा आदि का निपटान करता है। पृष्ठ कर्नाटक इस पतन का प्रमुख पृष्ठ प्रदेश है। यह है वायु मार्ग जो है, ये तो कभी पीछे से पूछता नहीं है, उसके बारे में जो पूछा था वो वहाँ मिला था अपने को पिछले चैप्टर में। बेवनाथ कायल, जिसे अरब सागर की रानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, कि मुहाने पे से कोची पतन भी एक प्राकृतिक पतन है। ये याद रखना, इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। तो ये पूछ सकता है स्टेटमेंट बना के आराम से। इस पतन को स्वेज कोलंबो मार्ग के पास अवस्थित होने का लाभ प्राप्त है। ये केरल, दक्षिणी कर्नाटक तथा दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करता है। कोलकाता पतन ये हुगली नदी पर है। ये भी याद रखना कौन कौन सी नदी पे है। दो ही पोर्ट है जो नदियों पे अवस्थित है। हुगली नदी पर अवस्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल में अंदर स्थित है। हाँ, इस पोर्ट की एक खासियत है कि ये समुद्र के किनारे नहीं है, ये अंदर है। मुंबई पतन की भांति इसका विकास भी अंग्रेजों द्वारा किया गया था। कोलकाता को ब्रिटिश भारत की राजधानी होने के प्रारंभिक लाभ प्राप्त थे। इस पतन ने विशाखापट्टनम, पारादीप और उसके अनुषंगी पतन हल्दिया जैसे अन्य पतनों की ओर निर्यात के दिग परिवर्तन के कारण अपनी सार्थकता काफ़ी हद तक खो दी है। कोलकाता पतन हुगली नदी द्वारा लाई गई घात की समस्या से भी जूझता रहा है, जो कि उस समुद्र से जोड़ने का मार्ग भी प्रदान करती है। इसके पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं। इन सबके अतिरिक्त यह पतन हमारे भूटान, नेपाल जैसे स्थल रुद्ध पड़ोसी देश की सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। छोटे मोटे एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है। हल्दिया पतन कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम पर स्थित है। इसका निर्माण कोलकाता पतन की संकुलता को घटाने के लिए किया गया है। स्थूल नौबा जैसे लोहे, अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, जूट उत्पाद, कपास और सूती धागों आदि के निपटान करता है। पारादीप ये याद रखना उड़ीसा में है। पारादीप पतन कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा पर स्थित है। ये चीज़ भी याद रखना किस नदी पर। डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है, याद करो जैसे अब की बार बनाया था। इसका पोता श्रेय सबसे गहरा है, जो भारी पोतों को निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लोहे के निर्यात के लिए निपटान विकसित किया गया है। इस पतन के पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक भू-आबद्ध पतन है, जिसे ठोस चट्टानों बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया। एक बाह्य पतन का विकास लोहे, अयस्क, पेट्रोलियम तथा सामान्य नौभार के निपटान हेतु विकसित किया गया है। इस पतन का प्रमुख पृष्ठ प्रदेश आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। चेन्नई पतन भी है, पूर्वी तट पर स्थित है, सबसे पुराने पतनों में से एक है। ये कृत्रिम पतन है, ये चीज़ याद रखना, जिसे 1859 में बनाया गया था। तट के निकट उथले जल के कारण यह पतन विशाल पोतों के लिए अनुकूल नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी इसके पृष्ठ प्रदेश है। तमिलनाडु में नई विकसित एन्नोर पतन ने चेन्नई के उत्तर में 25 किलोमीटर दूर चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए बनाई गई है। तूतीकोरन पतन का विकास भी चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। यह विभिन्न प्रकार के नौबार को निपटान करता है, जिसके अंतर्गत कोयला, नमक, खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी, रसायन तथा पेट्रोलियम उत्पाद भी शामिल है। हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रीलंका के साथ जो सबसे ज्यादा व्यापार होता है ना सर, वो तूतीकोरिन
पोर्ट ही करता है, क्योंकि तूतीकोरिन पोर्ट के 23 किलोमीटर के बाद श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इन्हें लंबी दूरी वाले उच्च मूल्य या नाशवान सामानों को कम से कम समय में ले जाने और निपटाने के लिए लाभ प्राप्त होता है। यह भारी और स्थूल वस्तुओं के वहन करने के लिए बहुत महंगा और अनुपयुक्त होता है। यही कारण है अंततः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महासागरीय मार्गों की तुलना में क्षेत्र की भागीदारी को घटा देता है। देश में 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्य कर रहे हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों के अंतर्गत अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कालीकट, नागपुर, कोयम्बटूर, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, मंगलौर, विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर, कन्नौर है। आप इससे पहले के अध्याय में वायु परिवहन के बारे में पढ़ चुके हैं। आप परिवहन अध्याय को देखें और भारत में वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता को ज्ञात करें। तो ये अपन उसमें मैंने बताया था, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी था। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे हैं, समस्याएं। चलिए, आई थिंक ये लास्ट चैप्टर है। अब देखो इसमें है ना पर्यावरण प्रदूषण के बारे में है। देखो, और यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन बनाए, मैं बताऊंगा आप लोगों को, देखना। पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है। प्रदूषण के अनेक प्रकार है। प्रदूषकों के परिवहित व विस्तृत होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तार के कारण जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता का बहुत अधिक निम्नीकरण हुआ है। नदियों, नहरों, झीलों तथा तालाबों आदि में उपलब्ध जल शुद्ध नहीं रह गए। इसमें अल्प मात्रा में ही निलंबित कण, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ समाहित होते हैं। जब जल में इन पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है और इस तरह वह उपयोग के योग्य नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में जल में स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता जल को शुद्ध नहीं कर पाती है। ये चीज़ याद रखना, इसीलिए ना देखना, मोस्टली नदियाँ अपने आप को कर लेती है, छोटा मोटा गंदापन बहुत ज़्यादा जब जाता है उसमें तो नहीं कर पाती है। बहिस्राव के काटते हुए नई दिल्ली से संलग्न अति क्यों नहीं कर पाती है? क्यों नहीं कर पाती है? अरे भाई, सब बात एक लिमिटेशन होती है ना। जैसे मान लो कि जैसे छोटा मोटा अपन कचरा वचरा डाल देते तो क्या बह के ले चले जाता है, ठीक है, पर तुम उसमें लगातार डालते रहोगे तो फिर सेल ही कर पाएगा। अब जैसे नाला है, लगातार जा रहा है ना, कंटिन्यूस। यद्यपि जल प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों जैसे अपरदन, भूस्खलन और पेड़ पौधों तथा मृत पशु के सड़ने गलने आदि से प्राप्त प्रदूषकों से भी होता है, तथापि मानव क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण चिंता की वास्तविक कारण है। ये चीज़ याद रखना। मानव जल को उद्योगों, कृषि, सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रदूषित करता है। इन क्रियाकलापों में उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अब ये देखो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल में इसलिए बोले थे लास्ट, इसका आखिरी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी चैप्टर है, मैं पहले बता रहा हूँ। देखो, वायु प्रदूषण, सन्निहित प्रदूषण कौन कौन से होंगे? सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है, SO2, SO3, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, सीसा, एल्डेहाइड्स, एस्बेस्टोस, बेरिलियम। यार ये यूपीएससी में सब पूछा हुआ है। तो प्रदूषण के स्रोत क्या होते हैं इनके? अब देखिए, यूपीएससी हर बार ये क्वेश्चन पूछता ही है। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल का दहन, जलना, औद्योगिक प्रक्रम, ठोस कचरा निपटान, वाहित मल, जलमल का निपटान आदि। तो याद रखना, इनसे सबसे क्या होगा? वायु प्रदूषण। ये टेबल याद ही होनी चाहिए। जल प्रदूषण, बदबू, घुलित व निलंबित ठोस कण, अमोनिया तथा यूरिया, नाइट्रेट्स में नाइट्राइस, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, तेल व ग्रीस चिकनाई, कीटनाशकों व पीड़कनाशी के अवशेष, टैनिंग, कोलिफॉर्म, MPM, जीवाणु गणना, सल्फेट्स और सल्फाइड्स, भारी धातु जैसे कि सीसा, आर्सेनिक, पारा, मैग्नीज आदि रेडियोधर्मी पदार्थ। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। वाहित मल निपटापन, नगरीय वायु जल या उद्योगों की विषाक्त कृषित भूमि के ऊपर से बहता जल, बहिस्राव तथा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। भू प्रदूषण, मानव, पशु, मलादि, विषाणु तथा जीवाणु तथा रोग वाहक विरलन, कीटनाशकों, उर्वरक, अवशिष्ट, सारेता, फ्लोराइड्स, रेडियोधर्मी पदार्थ। अनुचित मानव क्रियाकलाप, अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट का निपटापन, पीड़कनाशियों, उर्वरकों का उपयोग। ध्वनि प्रदूषण, सहन क्षमता से अधिक ऊंची ध्वनि का स्तर, वायुयान, मोटर वाहन, रेलगाड़ियाँ, औद्योगिक प्रक्रम तथा विज्ञापन मीडिया। उत्पादन प्रक्रिया में उद्योग अनेक अवांछित उत्पाद पैदा करते हैं, जिनमें औद्योगिक कचरा, प्रदूषित अपशिष्ट जल, जहरीली गैसें, रासायनिक अवशेष, अनेक भारी धातुएं, धूल, धुआं आदि शामिल होता है। अधिकतर औद्योगिक कचरे को बहते जल में अथवा झीलों आदि में विसर्जित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप विषाक्त रासायनिक तत्व जलाशय, नदियों तथा अन्य जल भंडारों में पहुँच जाते हैं, जो इन जलों में रहने वाली जैव प्रणाली को नष्ट करते हैं। सर्वाधिक जल प्रदूषण उद्योग, चमड़ा,
लुगदी व कागज तथा वस्त्र तथा रसायन है। आधुनिक कृषि में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है, जैसे कि अकार्बनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक आदि भी प्रदूषण उत्पादन करने वाले घटक हैं। इन रसायनों को नदियों, झीलों तथा तालाबों में बहा दिया जाता है। ये सभी रसायन जल के माध्यम से जमीन में स्रवित होते हुए भी भूजल तक पहुँच जाते हैं। उर्वरक धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। बाद में तीर्थ यात्राओं, धार्मिक मेलों, पर्यटन आदि जैसी सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी जल प्रदूषण का कारण है। ये चीज़ याद रखना। भारत में धरातलीय जल के लगभग सभी स्रोत संदूषित हो चुके हैं और मानव उपयोग के योग्य नहीं है। जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार के जल जनित बीमारियों का एक प्रमुख स्रोत होता है। संदूषित जल के उपयोग के कारण प्राय दस्त, डायरिया, आंतों के कृमि, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती है। ये चीज़ याद रखना, पूछा यूपीएससी ने इसके बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में लगभग 1/4 संचारी रोग जल जनित होते हैं। यद्यपि नदी प्रदूषण सभी नदियों से संबंधित है, लेकिन गंगा नदी, जो भारत के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से होकर बहती है, का प्रदूषण सभी के लिए चिंता का विषय है। गंगा नदी की स्थिति में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गंगा सफाई राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया था। वर्तमान नमामि गंगे कार्यक्रम इसी से संबंधित है। एक मिनट से देखो, गंगा यमुना नदी में प्रदूषण के स्रोत क्या है। और आपके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि दिल्ली इलेक्शन में यमुना नदी बहुत ज़्यादा वो था कारण, तो कहाँ कहाँ है कि थोड़ा बहुत एक आइडिया होना चाहिए। गंगा किन किन राज्यों में बहती है, बहुत बार पीसीएस में क्वेश्चन बनता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। याद रखना, उत्तराखंड में भी बहती है। पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट था शायद, इसीलिए इसमें दिया नहीं था, जो भी है, पर उत्तराखंड में बहती है। और कहाँ बहती है, देखो उत्तराखंड में बहेगी। उत्तराखंड में बहती है, नहीं बहती है? हाँ सर, उत्तराखंड में मिलती है ना, देव प्रयाग और कर्ण प्रयाग दोनों मिलती है, तो फिर वो बनाती है। उत्तर प्रदेश जाएगी, बिहार में जाएगी, पश्चिम बंगाल। झारखंड में बहती है, नहीं बहती? झारखंड में बहती है सर गंगा। तो याद रखना कहाँ कहाँ बहती है, ठीक है। प्रदूषित प्रक्रिया कौन सी? कानपुर देवघर, एक शिव जी का मंदिर है देवघर में सर, तो वहां से ना लोग जल भरकर ले जाते हैं और वहां चढ़ाते हैं। तो सुल्तानगंज एक जगह है झारखंड में, तो वहां से उठाते हैं वो। अच्छा, फरक्का बांध याद रखना, इसी पे बना है। प्रदूषण की प्रकृति कैसी है? कानपुर जैसे नगरों में औद्योगिक प्रदूषण, नगरीय केंद्रों घरेलू अपशिष्ट, नदियों में लाशों का अवशेषण। मुख्य प्रदूषक कौन कौन से? कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना तथा कोलकाता जैसे नगर घरेलू कचरे का नदी में निर्मुक्त करते हैं। यमुना में नदी व उत्तर प्रदेश, नदी व राज्य, दिल्ली से चंबल के मिलन के तक, मथुरा व आगरा, ठीक है। यहाँ पे हरियाणा उत्तर प्रदेश द्वारा पानी की सिंचाई तो निर्गमन। कृषि गतिविधियों के कारण यमुना जल में उच्च स्तर पर सूक्ष्म प्रदूषकों का प्रवाह। दिल्ली का घरेलू औद्योगिक कचरे नदी में प्रवाहित करना, दिल्ली का अपने घरेलू अपशिष्ट को नदी में डालना, ये कारण है। अरब के क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा बहुत याद रखना। नमामि गंगे कार्यक्रम क्या था? उस टाइम पूछा भी था यूपीएससी ने, अब तो कोई मतलब बनता नहीं है इसका। एक नदी के रूप में गंगा का राष्ट्रीय महत्व है, लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित करके नदी के संपूर्ण मार्ग की सफाई की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम आरंभ किया। अब ये देखो, सबसे असफल प्रोग्राम रहे। अब देखो कोई बात करता है इनकी कोई बात भी नहीं करता। शहरों में सीवियर ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना, जो आज तक नहीं हुआ है। औद्योगिक प्रवाह की निगरानी करना। नदियों का विकास, नदी के किनारों वनीकरण जिसमें जैव विविधता में वृद्धि हो। कहीं देखने को मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। नदियों के तल की सफाई। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में गंगा ग्राम का विकास करना। नदी में किसी प्रकार के पदार्थ को न डालना, भले ही किसी अनुष्ठान से संबंधित हो, इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इससे संबंधित लोगों को जागरूकता पैदा करना। लॉकडाउन में जो बहुत सारे लोग मरे थे, उनको डायरेक्ट लाशें फेंकी गई थी। अगला वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण को धूल, धुआं, गैस, कुहासा, दुर्गंध और वाष्प जैसे संदूषकों की वायु में अभिवृद्धि उस अवधि के रूप में लिया जाता है जब मनुष्यों, जंतुओं और संपत्ति के लिए हानिकारक होते हैं। ऊर्जा के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के ईंधनों के प्रयोग में वृद्धि के साथ पर्यावरण में विषाक्त धुएं वाली गैसों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषित होती है। जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन और उद्योग वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। ये प्रक्रियाएं वायु में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा तथा एस्बेस्टस का निर्मित करते हैं। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्रिका तंत्र तथा रक्त संचार तंत्र संबंधी विभिन्न बीमारियां होती है। नगरों के ऊपर कोहरा, जैसे शहरी धूम कोहरा कहा जाता है, वस्तुतः वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है। वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी हो सकती है। नगरीय पर्यावरण का वर्षा जल विश्लेषण इंगित करता है कि गर्मियों के बजाय पहली बरसातों में पीएच का स्तर उत्तरवर्ती बरसातों से सदैव कम होता है। ध्वनि प्रदूषण।
विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक तथा असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण है। विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी अन्वेषणों के चलते हुए हाल ही के वर्षों से यह एक गंभीर समस्या बनकर हो रहा है। पहले नहीं पूछा आता, कभी यूपीएससी ने ध्वनि प्रदूषण के बारे में नहीं पूछा। ये दोनों तो पूछ लिया, जल प्रदूषण, उन दोनों के बारे में हो सकता है इसके बारे में पूछ ले, याद रखना। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत विविध उद्योग, मशीनीकृत निर्माण तथा तोड़फोड़ कार्य, तीव्र चालित मोटर वाहन और वायुयान इत्यादि है। इसमें सायरन, लाउड स्पीकर, फेरी वाले तथा सामुदायिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न उत्सव संबंधी कार्य से होने वाली आवधिक किंतु प्रदूषण करने वाले शोर को भी जोड़ा जा सकता है। सुस्थिर शोर के स्तर को डेसिबल के संदर्भ में ध्वनि स्तर के द्वारा मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण के सभी स्रोतों से यातायात द्वारा पैदा किया गया शोर सबसे बड़ा क्लेश है। इसकी तीव्रता प्रकृति इन घटकों पर निर्भर करता है कि जैसे कि वायुयान, वाहन, रेलगाड़ी के प्रकार और सड़कों की दशा तथा साथ साथ ही वाहन की स्थिति ऑटोमोबाइल के संदर्भ में जैसे कारकों पर निर्भर करती है। समुद्री यातायात में शोर की तीव्रता माल को चढ़ाने, उतारने, निपटान करने वाले पतन तक अधिक सीमित रहती है। उद्योग भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है, जिसमें उद्योग के आधार पर तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है तथा इसकी तीव्रता प्रदूषण के स्रोत जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन मार्ग, हवाई अड्डे इत्यादि मुख्य मार्ग से दूर कम होती जाती है। भारत के कई बड़े शहरों और महानगरों में ध्वनि प्रदूषण बहुत खतरनाक है। नगरीय अपशिष्ट निपटापन, नगरीय क्षेत्रों के प्राय अति संकुल, भीड़ भाड़ तथा तीव्र बढ़ती जनसंख्या के लिए अपर्याप्त सुविधाएं और उसके परिणाम स्वरूप साफ सफाई की खराब स्थिति एवं प्रदूषित वायु के रूप में पहचाना जाता है। ठोस अपशिष्ट कचरे के द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि विभिन्न स्रोतों द्वारा जनित अपशिष्ट की मात्रा बहुत अधिक होती जा रही है। ठोस कचरे के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पुराने व प्रयुक्त सामग्रियाँ शामिल की जाती है, जैसे कि जंग लगी पिनें, टूटे कांच के सामान, प्लास्टिक के डिब्बे, पॉलीथीन की थैलियाँ, रद्दी कागज, राख, फ्लोपिया, सीडी आदि का भिन्न भिन्न स्थानों पर लगाया जाता है। इसी त्यागे गए सामान को कूड़ा करकट, रद्दी, गंदगी, कबाड़ आदि कहते हैं, जिनका दो स्रोतों से निपटापन होता है, घरेलू प्रतिष्ठानों से और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से। घरेलू कचरे को या तो सार्वजनिक भूमि पर या निजी ठेकेदारों के स्थलों पर डाला जाता है, जबकि औद्योगिक व्यावसायिक इकाइयों के कचरा का संग्रहण एवं निपटापन जन सुविधा नगर पालिकाओं के द्वारा निचली सतह की सार्वजनिक जमीन गड्ढों पर निस्तारित किया जाता है। कारखानों, विद्युत घर तथा भवन निर्माण या विध्वंस से भारी मात्रा में निकली राख या मलबे के परिणाम स्वरूप गंभीर समस्या पैदा हो गई है। ठोस अपशिष्ट से अप्रिय बदबू, मक्खियों, करतकों जैसे चूहे से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड, मियादी बुखार, गलघोटू, डिप्थीरिया, दस्त तथा हैजा, कॉलेरा आदि। इसके साथ ही यह कूड़ा कचरा अक्सर कलेश पैदा करते हैं। जब कभी भी इनका लापरवाही से निपटान किया जाता है तो ये हवा में फैलने में बरसाती पानी से चितरने के कारण परेशानी का कारण बनता है। नगरीय क्षेत्रों के आसपास औद्योगिक इकाइयों के संकेंद्रण से भी औद्योगिक अपशिष्टों में वृद्धि होती है। औद्योगिक कचरे को नदियों में डालने से जल प्रदूषण की समस्या होती है। नगर आधारित उद्योगों तथा अनुपचारित वाहित मल के कारण नदियों से के प्रदूषण से अनुप्रवाह में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या पैदा होती है। तो ये यार पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए एक बार इधर ये देख लो, ये बच्चा जो केस स्टडी। दोराला भी पारिस्थितिक पुनर्भरण और मानव स्वास्थ्य सुरक्षण का एक अनुकरणीय उदाहरण केस स्टडी है। अब ये डाल सकते हो आप जीएस में, एसए में, सब जगह। प्रदूषक भोक्ता है के वैश्विक नियम के आधार पर मेरठ के निकट दोराला में लोगों को प्रतिभागिता के सहारे पारिस्थितिकी पुनर्भरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रयास किया गया। मेरठ के गैर सरकारी संगठन एनजीओ द्वारा पारिस्थितिकी पुनर्भरण के एक मॉडल की रचना के 3 वर्ष बाद परिणाम आने आरंभ हो गए। दोराला स्थित उद्योगों के पदाधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, सरकारी अधिकारियों और अन्य पर्णधारियों की मेरठ में हुई मीटिंग में परिणाम सामने आए। लोगों के शक्तिशाली तर्कों, प्रामाणिक अध्ययनों और दबाव ने इस गांव के 12,000 निवासियों को एक नया जीवन दान दिया। यह सन 2003 की बात है, जब दोराला वासियों के दैनिक दिशा ने एक जनहित सभा सिविल सोसाइटी का ध्यान आकृष्ट किया है। 12,000 लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव का भूजल भारी धातुओं के संपर्क से संदूषित हो चुका था। इसके कारण यह था कि दोराला के औद्योगिक अनौपचारिक अपशिष्ट जल का भूजल स्तर में निस्सालन हो रहा था। एनजीओ के कार्यकर्ता ने घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य संबंधी सर्वेक्षण किया और एक रिपोर्ट बनाई। उस संगठन, ग्रामीण समुदाय और जनप्रतिनिधियों ने आपस में बैठकर इन समस्याओं के टिकाऊ समाधान ढूंढने का प्रयास किया। उद्योगपतियों ने पारिस्थितिकी की गिरती दशा को नियंत्रित करने में गहरी रुचि दिखाई, गांव के ऊपर वाली टंकी की क्षमता बढ़ाई और समुदाय को पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए 900 मीटर की अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाई गई। गांव के गाद युक्त तालाब को साफ किया गया और उसे गाद विमुक्त करके पुनः जल से भर दिया गया। बड़ी मात्रा में गाद को हटाकर अधिक मात्रा में जल का मार्ग प्रशस्त किया गया था, तो जल व्रतों से जल पुनः भरा जाए।
जगह जगह वर्षा जल संग्रहण की संरचनाएं बनाएगी, जिनसे मानसून के पश्चात भूजल संदूषण में कमी आई और 1000 वर्षों को लगाए गए, जिनसे पर्यावरण का संवर्धन हुआ। अब सोचो, देखो ये है कि जब मान लो सरकार के प्रतिनिधि, NGO, लोग सब मिलकर काम किए तो कितना अच्छा काम हो सकता है। तो ये हर जगह डाला जा सकता है इस टाइप का केस स्टडी, याद रखना। भारत में नगरीय अपशिष्ट संदूषण का मतलब होता है कि मतलब क्या होता है? क्या दिया है बताओ? प्रदूषण, संदूषण दिया हुआ है। संदूषण है मतलब सबसे नीचे। वही प्रदूषण ही है वो। हाँ, ये प्रदूषण ही है वो। अगर उसका कोरिलेशन पढ़ोगे तो वही है। भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटापन एक गंभीर समस्या है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर आदि महानगरों में ठोस अपशिष्ट के 90% को एकत्रित करके उसका निपटापन किया जाता है। लेकिन देश के अन्य अधिकांश शहरों में अपशिष्ट का 30% से 50% कचरा बिना एकत्रित किए छोड़ दिया जाता है, जो गलियों में, घरों के पीछे खुली जगहों तथा पड़ती जमीनों पर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम पैदा हो जाते हैं। इन अपशिष्टों को संसाधन के रूप में उपचारित कर इनका ऊर्जा पैदा करना, कंपोस्ट खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अनुपचारित अपशिष्ट धीरे धीरे सड़ते और वातावरण में विषाक्त गैसें छोड़ते हैं, जिनमें मीथेन गैस भी शामिल है। ये चीज़ याद रखना। एक बार ये देखो, क्या आप जानते हैं वर्तमान समय में विश्व की 6 अरब जनसंख्या में 47% जनसंख्या नगरों में रहती है और निकट भविष्य में इससे और अधिक जुड़ जाएंगे। उस अनुपात को 2008 तक 50% तक पहुंचने का अनुमान है। ये सरकार दबाव बनाएगी कि वे जीवन की वांछित गुणवत्ता के लिए इष्टतम अवसंरचना के साथ नगरीय क्षेत्र को जीने के लिए बेहतर स्थान बनाएं। 2050 तक विश्व की अनुमानित 2/3 जनसंख्या नगरों में रह रही होगी। क्षेत्र की अवसंरचना और नगरों के संसाधनों पर और अधिक दबाव डालेगी। यह दबाव स्वच्छता, स्वास्थ्य, आपराधिक समस्याओं तथा नगरीय गरीबी के रूप में व्यक्त होगा। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि के परिणामस्वरूप जब मृत्यु दर की अपेक्षा वृद्धि दर अधिक हो, निवल अप्रवास जहाँ बाहर जाने वालों की अपेक्षा आने वाले अधिक हो, और कभी कभी नगरीय क्षेत्र का पुनः वर्गीकरण उस पर जिसमें आसपास की ग्रामीण जनसंख्या को शामिल किया जाता है के कारण बढ़ती है। भारत में एक अनुमान के अनुसार 1961 के बाद शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में 60% की वृद्धि हुई है। इसमें से 29% जनसंख्या ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास किया है। ग्रामीण शहरी प्रवास क्या है, ये देखो, सोशोलॉजी ऑप्शन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे मेंस में भी बनता है, जीएस में, जीएस फर्स्ट में बनता है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की जनसंख्या प्रवाह के अनेक कारकों से प्रभावित होता है, जैसे कि नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की अधिक मांग, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के निम्न अवसर, नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास का असंतुलित प्रारूप आदि है। भारत में नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। चूँकि छोटे मध्यम नगरों में रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होते हैं, गरीब लोग सामान्यतः अपनी आजीविका के लिए इन शहरों को छोड़कर सीधे महानगरों में पहुंचते हैं। इस विषय पर बेहतर समझ बनाने हेतु नीचे एक अध्ययन दिया गया है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़े और ग्रामीण नगरीय प्रवास की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। अब देखिए, इसमें दिखाया गया कि कैसे लोग जो गाँव से शहरों की तरफ जाते हैं। रमेश अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है के आधार पर तलचर, उड़ीसा का एक कोयला क्षेत्र में निर्माण स्तर पर पिछले 2 वर्षों से एक वेल्डर के रूप में कार्य कर रहा है। वो अपने ठेकेदार के साथ देश भर में विभिन्न जगहों जैसे सूरत, मुंबई, गांधीनगर, भरूच, जामनगर आदि नगरों में जाता है। वह प्रतिवर्ष अपने पैतृक गांव में पिता के पास 20,000 रुपये भेजता है। उसके द्वारा भेजे गए पैसे मुख्यतः दैनिक उपभोग, स्वास्थ्य की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई आदि पर खर्च होता है। कुछ पैसे कृषि जमीन की खरीद तथा घरों के निर्माण पर भी खर्च होता है। रमेश के परिवार के रहन सहन का स्तर सार्थक रूप से सुधरा है। 15 वर्ष पहले हालात ऐसे नहीं थे। परिवार बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। उसके 3 भाई और उनके परिवार 3 एकड़ भूमि पर निर्भर थे। परिवार बुरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। रमेश को अपनी पढ़ाई 9वीं कक्षा में छोड़नी पड़ी। शादी के बाद वह और भी कठिन परिस्थितियों में घिर गया, इसीलिए बोलते शादी का देखो, जिम्मेदारी बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। ऐसे नहीं होता है कि शादी कर लो और आप फिर भी बच्चे बने रहो, ऐसा नहीं होता ना। इसी समय रमेश अपने गांव के कुछ सफल प्रवासियों से प्रभावित हुआ जो लुधियाना में काम कर रहे थे और गांव में अपने परिवारों को पैसे और उपभोक्ता वस्तुएं भेजकर पाल पोस रहे थे। इस तरह परिवार की कंगाली और लुधियाना में नौकरी का भरोसा पाकर वह अपने मित्र के साथ पंजाब चला गया। उसने 1988 में लुधियाना की एक ऊन फैक्ट्री में ₹20 प्रतिदिन की मजदूरी पर 6 माह तक काम किया। अपनी इस अल्प आय में व्यक्तिगत खर्चों का इंतजाम कर पाने की मुश्किल के साथ साथ उसे नई संस्कृति और पर्यावरण के साथ स्वयं को अनुकूलित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
इसके बाद उसने अपने दोस्त के मार्गदर्शन पर लुधियाना से सूरत गुजरात में काम करने का निर्णय लिया। सूरत में उसने वेल्डिंग के कार्य करने का कौशल सीखा और उसके बाद अब वह उसी ठेकेदार के साथ अलग अलग जगहों पर जाता रहता है। हालांकि रमेश के गांव में उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी है, परंतु उसे अपने से दूर रहने की पीड़ा झेलनी पड़ती है। वह अपनी पत्नी बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि उसकी नौकरी अस्थायी और स्थानांतरणीय है। अभी देखो, मुंबई की धारावाही है, एशिया की विशालतम गंदी बस्ती है स्लम। बसें सिर्फ बस्ती की परिधि से गुजरती है, मतलब ये बाहर से अंदर से नहीं। ऑटो रिक्शा पाद स्वरूप भी इसके अंदर नहीं जा सकते। धारावाही केंद्रीय मुंबई का एक हिस्सा है जहाँ तिपया वाहनों का प्रवेश निषेध है। इस गंदी बस्ती से केवल एक मुख्य सड़क गुजरती है। इसे 90 फुट रोड के गलत नाम से जाना जाता है, जो अपनी चौड़ाई में घटकर आधे से कम रह गई। कुछ एक गलियाँ पगडंडी इतनी सक्रिय है कि वहाँ से एक साइकिल का गुजरना भी मुश्किल है। समूची बस्ती अस्थायी निर्माण के भवन है, जो कि 2 से 3 मंजिल ऊंची है तथा उनमें जंग लगी लोहे की सीढ़ियों ऊपर की ओर जाती है, जहाँ एक ही कमरे किराए पर लेकर पूरा परिवार रहता है। कई बार यहाँ एक कमरे में 10 से 12 लोग रहते हुए देखे जा सकते हैं। यह एक प्रकार से विक्टोरिया लंदन के पूर्वी सिरे की औद्योगिक इकाइयों के उत्कट अनुवर्ती संस्करण जैसा है। लेकिन धारावाही बहुत ही निराशाजनक रहस्यों का पालक है। अपेक्षाकृत धनाढ़ मुंबई के निर्माण में इसकी भूमिका है। यहाँ पर छाया रहित स्थान, वृक्ष रहित, सूर्य की रोशनी, धूप, असंगृहित कचरा, गंदे पानी के ठहरे हुए गड्ढे, जहाँ केवल अमानवीय प्राणी जैसे काले कौवों, लंबी भूरे चूहे के साथ कुछ एक सर्वाधिक सुंदरतापूर्ण तथा भारत में निर्मित मूल्यवान एवं उपयोगी सामान बनाए जाते हैं। धारावाही से मृतिका स्लिप, सेरेमिक्स, मिट्टी के बर्तन, कशिदाकारी व जरी का काम, परिष्कृत चमड़े का काम, उच्च फैशन वस्त्र आदि, महीन पिरवा राउट, धातु रोंटमेंटल का कार्य, उत्कर्ष आभूषण सेट, लकड़ी का पच्चीकारी तथा फर्नीचर आदि भारत और दुनिया भर के धनाढ़ियों के घरों तक जाता है। धारावाही वस्तुतः सागर का एक हिस्सा है, जो कि व्यापक रूप से कचरे से भरी हुई जगह पर, जिसे कचरा मुख्यतः यहाँ पर रहने के लिए आने वाले लोगों द्वारा उत्पादित किया गया था, जो अधिकतर अनुसूचित जाति और गरीब मुसलमान आदि थे। यहाँ नलीदार चादरों से बनी 20 मीटर ऊंची जगह भवन इधर उधर से संबंध पड़ी है, जिसमें खाल और चमड़ा शोधन के कार्य होते हैं। यहाँ पर खुशी का हिस्सा यह है कि सभी जगह कूड़ा कचरा छितराया होता है। सोचो कैसे लोग रहते होंगे वहाँ पर, बहुत मुश्किल है। टिप्पणी: विकासशील देशों में रमेश जैसे गरीब, अर्धशिक्षित, अकुशल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से प्राय शहरी क्षेत्रों के असंगठित अनौपचारिक क्षेत्रों के छोटे मोटे धंधे परिवार का पोषण करने के लिए प्रवास करते रहते हैं। क्योंकि गंतव्य स्थान पर मजदूरी काफ़ी कम होती है, इसलिए पत्नियों को गाँवों में बच्चों और बड़ों की देखभाल के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी कारण ग्रामीण नगरीय प्रवास में पुरुषों का प्रभुत्व होता है और ये बहुत बड़ी समस्या होती है, ये चीज़ याद रखना। गंदी बस्तियों की समस्याएं: नगरीय केंद्र की अवधारणा को ग्रामीण से विभेदित करने के लिए जिसे आवासीय भूगोल में परिभाषित किया गया है, जिसके बारे में आप पहले ही इस पुस्तक के कुछ अध्यायों में पढ़ चुके हैं। मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि इस अवधारणा को विभिन्न देशों में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। नगरीय व अनगरीय बस्तियाँ अपने प्रकारों में भिन्न भिन्न होती है और कई बार वे दूसरों के पूरक होती है। इन सबके बावजूद ये नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र 2 भिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिक वातावरण में विकसित हुई है। भारत, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या अधिक है और इसकी 2011 में लगभग 69% जनसंख्या ग्रामीण है। जहाँ गाँवों को महात्मा गांधी ने आदर्श गणतंत्र माना था, वहाँ अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र अभी भी गरीब है और प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है। यहाँ पर अधिकतर ग्राम प्रमुख नगरीय रोड के भ्रष्ट प्रदेश की रचना करते हुए उनके परिशिष्ट के रूप में विद्वान है। अब देखो, भारत में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पे जो है लोगों को रोजगार नहीं है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे ऐसा लगता है कि नगरीय के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत अभिधिकृत एक रूप इकाई है। इसके विपरीत भारत में नगरीय केंद्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं विकास के अन्य संकेतों के किसी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक विविधतापूर्ण है। सबसे भी ऊपर फार्म हाउस तथा उच्च आयु वर्ग की बस्तियाँ, जिनमें चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, जल में स्वच्छता सुविधाएं, पार्कों, उपवनों से सुविकसित हरित पट्टियों के खेलों के मैदान एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रावधान तथा व्यक्तिगता के अधिकार के रूप में सुविकसित नगरीय अवसंरचना है। दूसरे छोर पर झुग्गी बस्तियों, गंदी बस्तियों, झोपड़पट्टी तथा पटरियों के किनारे बने ढांचे खड़े हैं। इनमें वे लोग रहते हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आजीविका की खोज में प्रवासित होने के लिए विवश होना पड़ा, या ऊंचे किराए और जमीन की महंगी कीमत के कारण पर अच्छे आवासों में नहीं रह पाते। वे लोग पर्यावरण की दृष्टि से बेमेल और निम्नलिखित क्षेत्रों पर कब्जा कर रहते हैं, जो झोपड़पट्टी होती है सब। गंदी बस्तियाँ न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ जीर्ण शीर्ण
मकान, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं, खुली हवा का अभाव तथा पेयजल तथा प्रकाश तथा शौच सुविधाओं में जैसे आधारभूत आवश्यक चीज़ों का अभाव पाया जाता है। खुले में शौच, अनियमित जल निकासी व्यवस्था, भीड़ भरी संकरी सड़कें, स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्याएं है। स्वच्छ भारत मिशन शहरों के नवीकरण का एक हिस्सा है जिसे भारत सरकार ने शहरी गंदी बस्तियों की में जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शुरू किया है। इसके अतिरिक्त गंदी बस्तियों की अधिकांश जनसंख्या नगरीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में कम वेतन और अधिक जोखिम भरा कार्य करता है। परिणाम स्वरूप ये लोग अलग पोषित होते हैं और विभिन्न रोगों और बीमारियों की संभावना बनी रहती है। ये लोग अपने बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का खर्च भी वहन नहीं कर सकते। गरीबी उन्हें नशीली दवाओं, शराब, अपराध, गुंडागर्दी, पलायन, उदासीनता और अंततः सामाजिक बहिष्कार के प्रति उन्मुख करती है। अब देखो यही चीज़ है ना दिल्ली में होगा। अब अभी बीजेपी जीत गई है। अब ये चीज़ याद रखना, देखो बीजेपी हमेशा प्राइवेटाइजेशन इन चीज़ों को प्रमोट करती है। ये होता है किसी भी आइडियोलॉजी होती है। तो अब ये क्या करेगी, जो दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल है ना उस पर ध्यान नहीं देगी, तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है ना प्राइवेट स्कूलों का बढ़ेगा। तो जो केजरीवाल ने जितना मेहनत किया जो भी है वो सब खराब हो जाएगा। राजस्थान में भी ऐसा और जानते हैं तो वहाँ दिल्ली में कहा जाता है ना कि दिल्ली में क्लास 9th के बाद कोई अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं पढ़ाना चाहता? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती नहीं और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फीस इतना ज्यादा है कि वहाँ के लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो वो कहते हैं कि 9th तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाया नहीं जाता उनको। तो वही तो ऐसा नहीं है दिल्ली में। क्या नहीं है? काफी अच्छा सर, काफी अच्छा सुधार हो गया 9th क्लास के बाद 12th तक का। बहुत अच्छा मतलब सिस्टम रुक जाओ, बीजेपी आ गई ना, अब रुक जाओ, कुछ साल रुको। इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त पढ़ाई होगी दिल्ली में। रुक जाओ, कुछ दिनों बाद में पता लग जाएगा हाल क्या होने वाले। ठीक है, केजरीवाल को आना भी ज़रूरी था, क्योंकि एक होता ना कि एक जो आदमी सब कुछ चीज़ें अपने वश में लेके चलने लग जाता, तो उसका आना भी ज़रूरी था। अति व्याप्तता का हमेशा गलत होती है। पर ये भी है कि ये भी मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ 5 साल बाद में दिल्ली वालों को एहसास हो जाएगा कि हमने केजरीवाल को हटा के गलत किया। अगले 5 साल बाद में सरकार चेंज होगी, वहाँ पे देख लेना, बीजेपी नहीं रहने वाली। क्योंकि देखो बीजेपी का आइडियोलॉजी अलग है, आप लोग समझते नहीं हो चीज़। जैसे केजरीवाल का फोकस था कि जो गरीब लोग हैं इन पे ध्यान देना, अरे इसका रहता है हाई क्लास पे फोकस करना। अभी कुछ दिखेगा, देख लेना आपको, जब 1-2 साल में सरकार की हकीकत सामने आएगी, देखते हैं जो भी है। भू निम्नीकरण, अब देखो ये भी मेंस का टॉपिक है। कृषि योग्य भूमि पर दबाव का कारण केवल सीमित उपलब्धता ही नहीं है, वरन इसकी गुणवत्ता में कमी भी इसका कारण है। मृदा प्रदन, लवणता, जलाक्रांता तथा भू क्षारता से भू निम्नीकरण होता है। भू उर्वरकता के प्रबंधन के साथ इसका अविरल उपयोग होने की क्या स्थिति होगी? भू निम्नीकरण होगा तथा उत्पादकता में कमी आएगी। भू निम्नीकरण का अभिप्राय स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता की कमी है। यद्यपि सभी निम्न कोटि भूमियाँ व्यर्थ भूमि नहीं है, लेकिन अनियंत्रित प्रक्रिया से व्यर्थ भूमि में परिवर्तित कर देती है। भू निम्नीकरण 2 प्रक्रिया द्वारा तीव्रता से होता है। ये प्राकृतिक प्रक्रिया प्राकृतिक तथा मानव जनित है। भारतीय दूर संवेदन स्थान ने व्यर्थ भूमि को दूर संवेदन तकनीक की सहायता से सीमांकित किया है और इन प्रक्रियाओं के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक खंड, मरुस्थलीय, तटीय, रेतीली भूमि, बंजर चट्टानी क्षेत्र, तीव्र ढाल वाली भूमि तथा हिमानी क्षेत्र। यह मुख्यतः प्राकृतिक कारकों द्वारा गठित हुई है। प्राकृतिक तथा मानव जनित प्रक्रियाओं से निम्न कोटि भूमियों में जलाक्रांता और दलदली क्षेत्र, लवणता व क्षारता से प्रभावित भूमियाँ, झाड़ी रहित व झाड़ियों रहित भूमियाँ आदि सम्मिलित है। कुछ अन्य निम्न कोटि भूमियाँ भी है, जैसे स्थानांतरित कृषि जनित क्षेत्र, रोपण कृषि जनित, सरित वन, सरित चारागाह तथा खनन के औद्योगिक क्षेत्र जो मानवीय प्रक्रिया के कृषि के अयोग्य हुई है। तालिका 12.3 से प्रदर्शित है कि प्राकृतिक प्रक्रिया की अपेक्षा मानवीय प्रक्रिया द्वारा अधिक व्यर्थ भूमि का विस्तार हुआ। ये बात तो सही है, अपने भी जानते हैं। केस स्टडी दिया हुआ है इसके बारे में भी। झाबुआ जिला मध्य प्रदेश के अति पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है। ये वास्तव में हमारे देश के सर्वाधिक 5 पिछड़े जिलों में से एक है। जनजातीय जनसंख्या विशेषता भील का उत्सांद्रण इसकी विशेषता है। यूपीएससी ने याद करो 2012-13 में पीटी में क्वेश्चन पूछा था। लोग गरीबी के कारण कष्ट झेल रहे हैं और ये गरीबी जंगल व भूमि दोनों संसाधनों के उच्च दर से निम्नीकरण के कारण प्रबलित हो गई है। यहाँ भारत सरकार के ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्रालय दोनों ही से जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम फंड अनुमोदित है।
ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था जल इसके बारे में। यानी झाबुआ जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है। यह निम्नीकरण को रोकने तथा भूमि की गुणवत्ता को सुधारने में सफल सिद्ध होगा। जल संवर्धन प्रबंधन कार्यक्रम भूमि, जल तथा वनस्पतियों के बीच संबद्धता को पहचानता है और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और सामूहिक सहभागिता से लोगों के आजीविका को सुधारने का प्रयास करता है। पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय से निधि प्राप्त राजीव गांधी मिशन द्वारा क्रियान्वित जल संवर्धन प्रबंधन ने अकेले झाबुआ जिले के लगभग 20% भूमि का उपचार किया है। झाबुआ जिले का पेटलवाड़ा विकासखंड जिले के सर्वाधिक उत्तरी छोर पर स्थित है तथा सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी तथा जल संवर्धन प्रबंधन हेतु समुदाय की प्रतिभागिता का सफल और रोचक प्रकरण प्रस्तुत करता है। पेटलावाड़ विकासखंड के भील करहावट गांव के सतरुंडी बस्ती समुदाय ने अपना स्वयं का प्रयास करके विस्तृत भागों की साझी संपदा संसाधनों को पुनर्जीवित किया है। प्रत्येक परिवार ने साझी संपदा में एक पेड़ लगाया है और उसे अनुरक्षित किया है। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार ने चारागाह भूमि पर चारा घास को बोया है और कम से कम 2 वर्षों तक इसकी सामाजिक घेराबंदी। इसके बाद भी उनका कहना था इन जमीनों पर कोई खुली चराई नहीं होगी और पशुओं का आहार पूर्ति हेतु नाद बनाए जाएंगे और इस प्रकार से उन्हें यकीन था कि चारागाह उन्होंने विकसित किए हैं, वे भविष्य में उनके पशुओं का सतत पोषण करते रहेंगे। इस अनुभव का एक रोचक पक्ष यह है कि समुदायिक चारागाह प्रबंधन प्रक्रिया की शुरुआत करते ही इससे पहले ही पड़ोसी गांव के एक निवासी ने उस पर अतिक्रमण कर लिया। ये रियलिटी में होता है गाँवों में। उन्होंने तहसीलदार को बुलाया और साझी जमीन पर अपने अधिकारों को सुनिश्चित करवाया। इस अनावर्ती संघर्ष को गाँव वालों द्वारा सुलझाया गया, जिसके लिए उन्हें साझी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वाले दोषियों को अपने प्रयोक्ता समूह का सदस्य बनाकर उसे साझी चारागाह भूमि की हरियाली से लाभांश देना आरंभ किया। साझी संपदा संसाधन के बारे में भूमि संसाधन और कृषि वाले अध्याय को देखें तो आई थिंक कंप्लीट हो गया। देखो तो ये ज्योग्राफी आज कंप्लीट हो गया। मंडे से अपन कल से मतलब इकोनॉमी की करेंगे, जिसमें 9th की कंप्लीट हो चुकी है अपनी। तो देखो मैं फिर बता रहा हूँ अब क्या करना है। 6 से 12 की जो है आपकी ज्योग्राफी, जो एक बार मेरे साथ पढ़ चुके हैं तो इसको आइडिया लग चुका है कि पीटी क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मेंस के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, पहली बात। ठीक है, तो मेरा इतना अनुभव है कि मैं भी पहली बार पढ़ा आप लोगों के साथ, तो मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो पीटी के तो मेरा मानना है कि जैसे मान लो कि ज्योग्राफी में क्वेश्चन आएंगे, मान लो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, मान लो कि 20 मान के चलिए, जिसमें मान लो कि 5 क्वेश्चन मैपिंग के आ रहे हैं। ठीक है, कुछ करंट अफेयर के भी आ जाएंगे 2-3 क्वेश्चन पीटी में। तो मतलब ये मान के चलो 13 से 15 क्वेश्चन के बीच में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा 6 से 12। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, देखो कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जो पीटी के लिए भी काम के लिए नहीं है, मेंस के लिए भी नहीं, मैंने बताई भी है वो चीज़ें कौन कौन से काम के नहीं है। परंतु कुछ चैप्टर ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं इस चैप्टर के बारे में बताऊं तो मेरा मानना है एक बार वो थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो इसमें कुछ ऐसा काम का नहीं। इससे पहले वाले जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें भी बस एक बार पढ़ लो, ऐसा काम का नहीं। तो आप क्या करोगे, जब सेकेंड रीडिंग करोगे तो उसमें हाईलाइट कर लेना, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वैसे मैं भी एक बार भेजूँगा PDF भी, क्योंकि जब मैं दोबारा पढ़ूंगा इसको खुद से तो मैं PDF भेज दूंगा। पर फिर भी मेरा माना खुद से भी आपको आइडिया लग जाएगा, मेरे वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उनको तो आप 5 बार रिविजन करके जाना। तो मेरा मानना है कि लगभग ये मान के चलो टोटल ये मान लो कि 100 चैप्टर भी होंगे ना, तो आखिरी में आपके लोगों के पास 20 से 25 चैप्टर बचेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा चैप्टर नहीं बचेंगे। तो इनको हो सकता है आपको 4-5 बार पढ़ना पड़े। उसके अलावा एक बार जो मेरे साथ पढ़ चुके हैं उनको 2 बार और पढ़ना है। ठीक है, तो दूसरी बार में ये करोगे कि आप थोड़ा अच्छे से और एनालिसिस कर लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर निकाल लेना। थर्ड बार में फिर एक बार थोड़ा बहुत देख लेना। तो इससे क्या हो जाए, PT प्लस मेंस आपका रेडी हो जाएगा। तो ये भी टेंशन नहीं रहेगी अरे हमारा मेंस रेडी नहीं है। मेंस में मेरा मानना है कि अगर 6-7 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के, 7 से 8 अपना एक आइडिया लिया था, तो 7 से 8 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा 5 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बन जाएंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो परेशान होना ही नहीं है, अलग से मेंस के लिए भी अलग से परेशानी नहीं है। पीटी के लिए भी आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे अगर आप ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ते हो, ये चीज़ याद रख लेना। तो मेरा मानना है अच्छे से पढ़ लो। अब देखो टाइम बहुत कम है, और एनसीईआरटी पढ़ो, ज्योग्राफी के लिए कुछ और अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे अब इसका जो PD 365 आएगा ज्योग्राफी का, शायद आता है, ज्योग्राफी का भी आता है, जो भी है, तो एक बार देख लेना। उसमें थोड़ा आपके मैपिंग वाले क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन वो बन जाएंगे आपके, 1-2 करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं वो बन जाएंगे आपके। तो आप पढ़ सकते हो PD 365, आप ज्योग्राफी का पढ़ सकते हो। और थोड़ा बहुत इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें इतना, क्योंकि थोड़ा बहुत हाँ वो साइंस वाले जब चैप्टर करवा दूंगा जो इकोनॉमिक के बाद, तो उसके बाद और अच्छे से पढ़ सकते हो, पर मैं वाला थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी करनी है आपको। ठीक है,
पीटी प्लस मेंस दोनों हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना। चलो अब मैथ पढ़ते हैं अब।